लिक्विड्स देखिए, लिक्विड्स में एक्सपेंशन कैसे होता है? हाँ, कायनात सारी एप्लीकेशंस करा दी। एक्सपेंशन इन लिक्विड्स, तो देखिए लिक्विड में दो तरह के एक्सपेंशन होते हैं। लिक्विड में एक तो रियल एक्सपेंशन होता है, एक लिक्विड में एपरेंट एक्सपेंशन होता है। देखो रीजन क्या है, आप खाली लिक्विड को हीट अप नहीं कर सकते, एक्सपेंड नहीं करा सकते। नहीं आमना, सिर्फ ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे आप ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ लिक्विड को हीट अप कर दो। भाई लिक्विड को किसी कंटेनर में रखोगे, पहले समझो कि लिक्विड में एपरेंट एक्सपेंशन का मतलब क्या है। आपने एक लिक्विड लिया, किसी कंटेनर में रखा, आपने हीटअप करना शुरू किया, तो सिर्फ लिक्विड हीटअप नहीं होगा, कंटेनर भी हीटअप होगा। तो आप जो एक्सपेंशन ऑब्जर्व करेंगे वो लिक्विड का एक्सपेंशन भी है और कंटेनर का एक्सपेंशन भी है। तो कंटेनर की वजह से आप जो एक्सपेंशन ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट्स नॉट अ रियल एक्सपेंशन, दैट इज एन एपरेंट एक्सपेंशन। उसे कहते हैं कि एपरेंट एक्सपेंशन है लिक्विड में। तो देखिए पहले मैं ले रहा हूं रियल एक्सपेंशन। रियल एक्सपेंशन मींस एक्सपेंशन ऐसे कंटेनर में है जो खुद एक्सपेंड नहीं होता। एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड in a container which itself does not expand। मींस ऐसे कंटेनर में आप लिक्विड को रखकर एक्सपेंड कर रहे हो जो कंटेनर खुद कभी एक्सपेंड नहीं होता। तो आप जो भी ऑब्जर्व करेंगे दैट इज एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। मान लीजिए आपने ये कंटेनर लिया, ये आपने एक कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर में आपने लिक्विड को रखा, लिक्विड का लेवल यहां तक था किसी टेम्परेचर T1 पर। फिर आपने सेम कंटेनर लिया, टेम्परेचर बढ़ाया, जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया लिक्विड का लेवल बढ़ गया यहां तक T2। तो पहले लिक्विड का लेवल यहां था, वॉल्यूम यहां था, बाद में जाकर वॉल्यूम इतना इंक्रीज हो गया। तो वॉल्यूम में जो इंक्रीमेंट आया, दिस इंक्रीमेंट इन द वॉल्यूम इज बेसिकली रियल एक्सपेंशन। तो ये जो डेल्टा V आया विच इज V2 माइनस V1 इज बेसिकली योर रियल एक्सपेंशन। क्योंकि आपका कंटेनर एक्सपेंड नहीं कर रहा। रियल एक्सपेंशन मींस एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड ओनली। रियल एक्सपेंशन मींस एक्सपेंशन इन लिक्विड ओनली, कि जो भी एक्सपेंशन हो रहा है वो एक्सपेंशन सिर्फ और सिर्फ लिक्विड में है, कंटेनर में कोई एक्सपेंशन नहीं हो रहा। लेकिन अब अगर ऐसा हो जाए कि कंटेनर भी एक्सपेंड करने लगे, तो मुझे बताओगे लिक्विड अगर कंटेनर भी एक्सपेंड कर दे, सेम कंटेनर है, पहले कंटेनर एक्सपेंड नहीं कर रहा था। अगर इल्मा अभी आता हूं मैं आपके क्वेश्चन पे ना, अगर ये कंटेनर भी एक्सपेंड कर दे कि आपने ये लिया टेम्परेचर T1 पर और ये लिक्विड का लेवल था, जब कंटेनर एक्सपेंड नहीं कर रहा तो लिक्विड यहां तक जा रहा था। अब बताओगे अगर कंटेनर एक्सपेंड कर जाए तो लिक्विड का लेवल बढ़ेगा या फिर पहले के कंपेरेबल कम हो जाएगा? कंटेनर भी बड़ा हो गया, एक्सपेंड हो गया। अगर कंटेनर भी एक्सपेंड हो गया तो यस पहले के कंपेरेबल लिक्विड का लेवल बढ़ेगा नहीं। ये वाला था ना, इसके कंपेरेबल कम हो जाएगा। एक्सपेंशन तो हुआ लेकिन पहले के कंपेरेबल एक्सपेंशन कम दिख रहा है आपको। कम क्यों दिखा? क्योंकि कंटेनर बढ़ गया तो लिक्विड का लेवल नीचे चला गया। वॉल्यूम उतना होगा लेकिन आप ऑब्जर्व कितना करोगी मरियम? आप जब ऑब्जर्व करोगे तो उतना ही एक्सपेंशन ऑब्जर्व करोगे या कम एक्सपेंशन ऑब्जर्व करोगे? कंटेनर बढ़ गया ना तो लिक्विड का लेवल कम हो जाएगा। हाँ, तो उसी को आप कहते हैं। सो अगर कंटेनर भी एक्सपेंड कर दे then expansion is apparent।
then expansion of liquid is apparent expansion. apparent expansion. और एक चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए कि जो apparent expansion होगा should be less than, हमेशा यही होगा ना, कंटेनर अगर बढ़ गया तो लिक्विड का लेवल पहले के कंपेरेबल आपको कब दिखेगा? मेरी आवाज क्लियर नहीं है? क्लियर है? हाँ क्लियर है ना, सही सही सही। अच्छा थोड़ी अलग, अरे वो मैंने कुछ नॉइज कैंसिलेशन डिवाइस लगाई हुई है, शायद उसकी वजह से वो आवाज बदल बदल के जा रही है। आसपास शोर बहुत ज्यादा है, मैं नहीं चाह रहा आप लोगों को परेशानी हो। सो एपरेंट एक्सपेंशन इज लेस देन रियल एक्सपेंशन, बस यही खेल है सारा। अगर कंटेनर एक्सपेंड नहीं करता तो आप जो भी एक्सपेंशन देखेंगे दैट इज रियल एक्सपेंशन, लेकिन कंटेनर भी बढ़ जाए अगर, तो आप जो एक्सपेंशन देखोगे दैट इज लेस देन द रियल एक्सपेंशन, और उसी को आप कहते हैं दैट इज द एपरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इन द कंटेनर, दैट इज द एपरेंट एक्सपेंशन। इतना लिख लीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। वो आवाज शायद इसीलिए अलग हो रही है, वो सप्रेस कर रहा है। यार एक चीज और है, देखो ट्यूसडे थर्सडे ना मैं एक न्यूमेरिकल सॉल्विंग वर्कशॉप ले रहा हूं, तुम्हारी बैच से शायद सिर्फ हमदा आती है। करो, तुम्हें मजा आएगा। काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करें, सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स हैं, नीट और जेई मेंस के स्टैंडर्ड के, बेसिक एक भी क्वेश्चन नहीं है। तो आप लोग जिनके कंसेप्ट अच्छे हैं आना शुरू कीजिए, ट्यूसडे थर्सडे 5:30 to 7। जितनी ज्यादा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करोगे स्किल्स उतनी डेवलप होती चली जाएंगी। उसमें मैं कोई थ्योरी नहीं कराता, कुछ नहीं, थ्योरी तो मैं पढ़ा चुका हूं, बस सिर्फ न्यूमेरिकल्स हैं। 5:30 to 7 सेम मीटिंग आईडी है। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलिए लिख लीजिए इतना, फिर देखते हैं एपरेंट, रियल और एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स को कैसे रिलेट करेंगे। इतना लिख लीजिए सब। मैं लिखा? अच्छा जल्दी जल्दी लिखो फिर आप करते हैं, जल्दी जल्दी लिखो, इतना तो है भी नहीं। चलिए कंटेनर समझा दूं। साथ देखो, कंटेनर आपने दूध लिया, आपने किसी कंटेनर में रखा हुआ है ना, किसी आप बर्तन में रखेंगे और उसमें रखने के बाद आप दूध को उबालेंगे, तो होता क्या है, सिर्फ आपके दूध का वॉल्यूम नहीं बढ़ता, जिस कंटेनर में आपने रखा हुआ उस कंटेनर का वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। और जब कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ जाता है तो आप जब देखते हैं तो आपको ये नहीं लगता है कि सिर्फ लिक्विड का एक्सपेंशन, आपको लिक्विड के साथ साथ कंटेनर का भी एक्सपेंशन दिखता है। साथ खुद बताओ, एक लिक्विड को आपने कंटेनर में डाला, वो कंटेनर बढ़ गया और तो लिक्विड का लेवल तो कम हो जाएगा। तो अगर कंटेनर भी बढ़ना शुरू हो जाए, एक्सपेंड करना शुरू हो जाए, तो जो एक्सपेंशन आप ऑब्जर्व करेंगे वो रियल एक्सपेंशन से कम होगा, उसे कहते हैं एपरेंट एक्सपेंशन। सो आप एक काम लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं लिक्विड में जो रियल एक्सपेंशन होगा दैट इज बेसिकली द apparent expansion in volume plus the expansion in container। जो भी कंटेनर, जो भी सॉलिड है उसके अंदर होगा।
अब इसके बाद अगर मैं V कंटेनर लूं तो इसे आप लिख सकते हैं रियल एक्सपेंशन, एपरेंट एक्सपेंशन। देखो दो क्वेश्चन बार बार घूम घूम कर सब पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा कंटेनर है जो एक्सपेंड नहीं होता। भाई ऐसा कोई भी कंटेनर नहीं है जो बिल्कुल एक्सपेंड ना हो, लेकिन कम एक्सपेंशन हो सकता है। आइडियली ऐसा कोई नहीं है जो बिल्कुल एक्सपेंड ना होता हो। तो हम रियल एक्सपेंशन तो कभी भी ऑब्जर्व नहीं करते, हमेशा हम एपरेंट एक्सपेंशन ऑब्जर्व करते हैं। रियल आप निकालना चाहते हैं तो आपको पता है एपरेंट एक्सपेंशन और कंटेनर के एक्सपेंशन को ऐड कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि रियल एक्सपेंशन कितना है। यश मैं अभी डेल्टा ना कहीं और के लिए भी यूज करूंगा तो परेशानी होगी समझने में, इसीलिए मैं डेल्टा नहीं ले रहा। भाई मैंने अनम्यूट कर दिया है। और सामिया कंटेनर खुद कैसे बढ़ जाता है? टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से। थर्मल एक्सपेंशन तो हमने पढ़ा था ना अभी, कि आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एक्सपेंशन हो जाएगा। थर्मल सर एक्सपेंशन यही था ना, आप हीट अप कर रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक्सपेंशन हो जाएगा। यस उजैर। सर मैं पूछ रहा सर कि अपेरेंट मतलब सर समझ नहीं आया कि कंटेनर की वॉल्यूम जितनी बढ़ेगी और फिर सर V2 माइनस V1 नहीं होगा सर, जो हमने पिछला लिया था। मान लो V2 में, अरे ये एक्सपेंशन है, ये सब एक्सपेंशन हैं। ये जिसको आप V2 माइनस V1 कहते थे ना, ये वही एक्सपेंशन है, बट रियल एक्सपेंशन। रुक जाओ यार, सही कह रहा था यश, ये सब एक्सपेंशन हैं। मैं बस डेल्टा किसी और के लिए बचा के चल रहा था। सब एक्सपेंशन हैं। ये लिक्विड में एक्सपेंशन है डेल्टा V, जो लिक्विड का फाइनल वॉल्यूम माइनस लिक्विड का इनिशियल वॉल्यूम है। ये तब है जब आपका कंटेनर एक्सपेंड नहीं कर रहा। अगर कंटेनर एक्सपेंड ना करे, यस सर। एपरेंट, जब आपका कंटेनर एक्सपेंड करेगा तो लिक्विड का जो आपको एक्सपेंशन दिखा वो एपरेंट है, और कंटेनर में जो एक्सपेंशन हुआ वो डेल्टा V कंटेनर। रुको मैं एक एग्जांपल दे दूं, एक मिनट। जी तो एबा कोई भी ज्वाइन कर सकता है। सामिया रऊफ सर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर फाइनल वॉल्यूम है या इनिशियल? चेंज है। देखिए सुनिए सुनिए, सुन लीजिए, इसमें सब परेशान हैं, एक बार सुन लीजिए। ये एक कंटेनर है, नॉन एक्सपेंडिंग कंटेनर। बहुत ढंग से सुनो, दिस इज अ नॉन एक्सपेंडिंग कंटेनर। ये कंटेनर एक्सपेंड नहीं होता। लिक्विड यहां तक था, लिक्विड का वॉल्यूम था 4 मीटर क्यूब। आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया। अब यार देखो, मैं एग्जैक्ट तो कंटेनर ड्रॉ करना ना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। हाँ, नहीं एक्सपेंड कर रहा। ये टेम्परेचर T1 था 10 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद सबको समझ में आ जाता है। ये टेम्परेचर T2 था 30 डिग्री सेल्सियस। लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ा, बढ़ने के बाद लिक्विड का वॉल्यूम 6 मीटर क्यूब हो गया। कंटेनर तो नहीं बढ़ा ना, तो जो भी चेंज आया उसको हम लिखते हैं डेल्टा V रियल, रियल एक्सपेंशन। फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, दैट्स 2 मीटर क्यूब, जब आपका कंटेनर एक्सपेंड नहीं हो रहा। दिस इज योर रियल एक्सपेंशन। उजैर अब समझ में आया रियल एक्सपेंशन क्या है? यस सर। अब इसके बाद आपने इसे एक कंटेनर में रखा है, जो कंटेनर भी एक्सपेंड हो जाता है। तो ये टेम्परेचर था T1 10 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर था T2 30 डिग्री सेल्सियस। ये एक्सपेंशन भी बढ़ गया, एक्सपेंडिंग कंटेनर। दिस इज एक्सपेंडिंग कंटेनर। भाई नॉन एक्सपेंडिंग कंटेनर है, ऐसा कंटेनर है जो एक्सपेंड नहीं करता, हीट करने पर एक्सपेंड नहीं करता। आइडियल कंटेनर ले रहा हूं, रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो मैंने नॉन एक्सपेंडिंग कंटेनर लिया, उसमें लिक्विड भरा, वॉल्यूम था 4 मीटर क्यूब। लिक्विड का लेवल राइज हुआ, वॉल्यूम हो गया 6 मीटर क्यूब। तो लिक्विड के वॉल्यूम में जो चेंज आया, दैट्स रियल एक्सपेंशन। 6 माइनस 4 2 मीटर क्यूब। हिमांशु हुआ? इसके बाद फिर से सेम कंटेनर लिया, लिक्विड का वॉल्यूम था 4 मीटर क्यूब, लेकिन अब कंटेनर भी बढ़ गया, तो तुम्हें जो लिक्विड का फाइनल वॉल्यूम दिखा ना, वो 6 नहीं दिखा, तुम्हें दिखा 5 मीटर क्यूब। सो दिस, अब आप जो एक्सपेंशन देख रहे हो,
लिक्विड के अंदर, दैट्स 5 माइनस 4, इट्स 1 मीटर क्यूब। मरियम 2 मिनट रुको। 5 माइनस 4 इट्स 1 मीटर क्यूब। ये कौन सा एक्सपेंशन है? दिस इज रियल और एपरेंट? भाई रियल तो 2 था, ये कौन सा एक्सपेंशन है? दिस इज एपरेंट एक्सपेंशन ऑफ 1 मीटर क्यूब। और ये एपरेंट कम क्यों आ रहा है? रियल से ये कम क्यों आ रहा है? रियल से कम होने का रीजन सिर्फ इतना है कि अब कंटेनर भी बढ़ गया आपका। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे बता दो एक्सपेंशन कितना हुआ होगा कंटेनर में, एक्सपेंशन इन कंटेनर, तो हुआ ये होगा कि अगर आपका कंटेनर पहले था, बड़ा सा कंटेनर था, मान लो कंटेनर का वॉल्यूम था 10 मीटर क्यूब, अब आपका कंटेनर 10 से बढ़कर 11 मीटर क्यूब हो गया होगा। तो जो चेंज आया ना कंटेनर के वॉल्यूम में, दैट इज 11 माइनस 10 विच इज 1 मीटर क्यूब। तो जितने जिस डेटा से, जिस नंबर से कंटेन इसमें लिक्विड का एपरेंट एक्सपेंशन कम हुआ, देखो रियल एक्सपेंशन था 2, एपरेंट आया 1, कितना वॉल्यूम से डिफरेंस आ रहा है? 1 का। बेसिकली वो डिफरेंस है जितने डिफरेंस से आपका कंटेनर एक्सपेंड हो गया। अगर आप डेल्टा वी एपरेंट और डेल्टा वी कंटेनर ऐड कर दें तो जो डिफरेंस आएगा, ऐड करने के बाद जो भी मिलेगा वो रियल एक्सपेंशन के इक्वल होगा, जो मैंने यहां पर लिखा था। तो मेरे ख्याल से अब आपके समझ में आ गया होगा। सर ऐसा हमेशा होगा? ऐसा हमेशा होता है, लेकिन आप डे टू डे लाइफ में इसलिए ऑब्जर्व नहीं कर पाते क्योंकि जो वेरिएशन है वो बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है कि 2 से 3 हो गया, ऐसा है 2 से 2.001 हुआ। तो मरियम जो आप कह रही है ना कंटेनर एक्सपेंड नहीं करता, हर कंटेनर एक्सपेंड करता है। आपका दूध जिसमें भी आप बॉयल करती हैं वो हमेशा एक्सपेंड कर जाता है, लेकिन वो एक्सपेंशन इतना ज्यादा नहीं है कि आपको दिख जाए, कम है एक्सपेंशन। वो एक्सपेंशन बहुत ज्यादा होगा अगर टेम्परेचर आप बहुत ज्यादा लेकर जा रहे हैं। चलो भाई, हुआ ही, अब समझ में आया? यस सर। अच्छा, अगर तुम्हारे कुछ समझ में आया तो मुझे कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बताओ। यार मेरा स्पॉटलाइट क्यों नहीं हो रहा है? एक क्वेश्चन बताओ मुझे, अगर ये समझ में आया तुम्हारे कुछ, तो मुझे ये बताइए कि भाई मैं नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाऊं? लिख लीजिए, लिखिए लिखिए लिखिए। सर सर हाँ 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 हाँ, बताइए। सर ये जैसे आपने ये फर्स्ट केस लिया था, इसमें टेम्परेचर 1 था 10 डिग्री सेल्सियस और दूसरे वाले में 30 डिग्री सेल्सियस था। बिल्कुल तो बिल्कुल। सर जी जी जी, रशाद बताइए। सर जी जी, रशाद गया। उज़ैर आप बताइए। सर मुझे बोलना है सर, ये जो आपने एक्सपेंशन कंटेनर है जी सर, ये 1 मीटर क्यूब है सर। हाँ बिल्कुल। तो सर हम इत, 2 - 1 सर, ये उसी फॉर्मूले से आई है ना सर? ये 10 11 हमने कैसे ले ली? अच्छा, ये तो ऐसा है, कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो लिक्विड के वॉल्यूम के तो इक्वल नहीं होगा ना। एक बड़ा सा भगोना था, बहुत बड़ा, यस सर, यस सर, यस सर। उसके अंदर मैंने 4 मीटर क्यूब पानी डाल दिया, डाल सकता हूँ? जी सर। तो वही है बस, जो उसका साइज था वो 10 मीटर क्यूब था, बाद में बढ़कर 11 मीटर क्यूब हो गया। कितना चेंज आया? 1 मीटर क्यूब। सर आ रही है अभी आवाज? अब कुछ आ रही है? यस सर। सर मैं बोल रहा था, जैसे 30 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो 6 मीटर क्यूब जो वॉल्यूम कांस्टेंट है वो उतना ही रहेगा या बढ़ जाएगा उससे और बढ़ता चला जाएगा? अगर और बढ़ा दिया आपने टेम्परेचर? नहीं सर, टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस ही है, तो क्या जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट हो जाएगा 6 मीटर क्यूब पे जाके जी जी, या बिल्कुल 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 जनाब, कांस्टेंट हो जाएगा, बिल्कुल कांस्टेंट हो जाएगा। तो सर कई बार ऐसा क्यों होता है, जैसे हम दूध उबालते हैं तो वो मतलब जैसे उसका वॉल्यूम बढ़ता चला जाता है, जब तक वो जो उसके वो बिल्कुल वहां पे नहीं पहुंच जाता एंड पे, तब तक वो मतलब बढ़ता जाता है और गिर जाता है बाद में जाके। तो सर एक बहुत कांस्टेंट बहुत एक हाइट पे पहुंच जाना चाहिए ना, वहीं जाके रुक बहुत जाना बढ़िया, चाहिए, ऐसा क्यों नहीं बहुत होता? बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसका रीजन ये है कि आपकी जो हीट है ना, वो ऐसा नहीं होता इंस्टेंटेनियसली ट्रांसफर कर जाती है। वो धीरे धीरे आपका जो कंटेनर है, आपने तो उसको बर्नर पे रखा हुआ है ना,
यस जब सर, तक वो बर्नर पे रखा हुआ है, बर्नर से तो हीट पहुंचती जा रही है, यस सर, तो उसका बढ़ता चला जा रहा है साइज। ओके सर। हीट जब तक पहुंचती जा रही है, बढ़ता चला जा रहा है। मेरी आवाज नहीं कट रही आमना, मेरे एंड से तो नहीं होना चाहिए ये। अरे मास क्यों डिक्रीज होगा भाई, मास तो सेम रहेगा, वॉल्यूम चेंज होगा। सर मरियम, इसका reason यही होगा ना मुझे कि अभी भी समझ में नहीं आया आप सर इसका रीजन यही होगा ना क्योंकि डेंसिटी भी डिक्रीज करेगी हाँ, टेम्परेचर। डेंसिटी चेंज करिए। ओके ओके सर। यस यस, वी कैन ऑलवेज डिराइव द रिलेशन, अभी आएंगे उसी रिलेशन पर। मरियम, मैं अब भी नहीं समझ पा रहा आप एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहे, इतने टुकड़ों में हो गया ना, एक बार पूरा लिख कर दिखा दो। मास चेंज नहीं होता, डेंसिटी चेंज हो जाती है, वॉल्यूम चेंज हो जाता है, मास सेम रहता है, मास चेंज नहीं होता। डेंसिटी वॉल्यूम चेंज होगा, मास सेम रहेगा। मरियम एक बार लिख दो तुम अपना क्या क्वेश्चन है। सर हो सर गया। जैसे मेटल के कंटेनर होते हैं हम्म, सर, वो हीट आते हैं, मतलब सर वो काफी हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं सर वो हाँ सर बाद में बॉईल नहीं हो जाना चाहिए सर कि सर उनमें वो तो हीटेड रहते हैं सर। हाँ, लेकिन हीट ट्रांसफर भी तो होती है ना। हीटेड हो गया, जैसे ही वो हीट हुआ एनवायरनमेंट में हीट लूज करना शुरू कर देते हैं। सर तो उनके अंदर जो सब्सटेंस है सर, उसकी वॉल्यूम भी हाँ बढ़ेगी तो ना सर, चाहे कम बढ़े। हाँ, वॉल्यूम तो बढ़ गया, लेकिन वॉल्यूम कब तक बढ़ा, जब तक टेम्परेचर हाई था, है ना। यस थोड़े सर, टाइम के बाद अगर आपने कॉन्टिन्यूसली हीट सप्लाई बंद कर दी, ठंडा हो यस जाता सर, है ना, तो जी बेसिकली सर। आपने जो हीट दी थी वो एनवायरनमेंट में लूज हो जाती है, वो एनवायरनमेंट में निकल जाती है। अच्छा, मतलब सर कंटेनर भी एनवायरनमेंट में लूज कर देता है। बिल्कुल, ओके सर, दैट्स बेसिकली रेडिएशन, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन। ओके सर। देखो मरियम जो पूछ रही है ना, वो बहुत बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। मरियम आप जो कह रही हो बिल्कुल सही है, लेकिन देखो हम वॉल्यूम मेजर कैसे करते हैं। मैंने लिक्विड लिया कुछ, इस कंटेनर में डाला, यहां तक लेवल था, कंटेनर जैसे ही एक्सपेंड कर गया तो लेवल कम हो गया। तो हम जो वॉल्यूम ऑब्जर्व करते हैं ना, वो वॉल्यूम हम लेवल के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं, ये प्रॉब्लम है। ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि लिक्विड उतना ही, लिक्विड के साथ कुछ थोड़ी ना हुआ, लेकिन हम जो ऑब्जर्व करते हैं ना डे टू डे लाइफ में, वो इसके थ्रू करते हैं, लेवल के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं, इसलिए ये सारा एक्सपेंशन। अगर आप ऐसी बात कर रही हैं कि नाप लेंगे, तो फिर वो अलग कहानी। हमेशा हम लेवल देखते हैं, हम लेवल की बात कर रहे हैं। ओके, अब मुझे एक चीज बताओ, अभी इस थर्मल एक्सपेंशन में ना, इसमें टाइम लगता है, ये जो चीज है ना लिक्विड का अपरेंट एक्सपेंशन, तीन चीजें हैं, चेंज इन वॉल्यूम, नहीं नहीं साथ वो रीजन नहीं है। आप जो वाटर को जब आप बॉईल करते हैं तो वो वेपराइज हो जाता है, वेपर बन के उड़ जाता है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। वेपराइजेशन ना हो तब की बात कर रहे हैं। अभी ना 5 मिनट जरा सा क्वेश्चंस मत पूछना, मैं जरा कुछ बता दूं आपको, फिर हम क्वेश्चन ले लेंगे आपके। ये कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन है, नॉट कोफिशिएंट, ये रियल एक्सपेंशन है वॉल्यूम में, ये एपरेंट एक्सपेंशन है वॉल्यूम में, और ये है एक्सपेंशन इन कंटेनर। दिस इज द एक्सपेंशन इन कंटेनर। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कहता हूं कि कंटेनर में जो एक्सपेंशन है वो कम है लिक्विड के एक्सपेंशन से, तो आपको क्या लगता है, अगर मैंने एक कंटेनर लिया, इसमें लिक्विड का इनिशियली लेवल ये था, दिस इज द इनिशियल लेवल ऑफ लिक्विड इन द कंटेनर एट सम टेम्परेचर T1, और मैं आपसे कह रहा हूं कंटेनर में एक्सपेंशन लिक्विड के एक्सपेंशन से कम है, तो जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो लिक्विड का लेवल राइज करेगा या फॉल करेगा? इंक्रीज। सर एक बार बताइएगा सर दोबारा। देखिए आपके तीनों चीजें एक्सपेंड कर, दोनों चीजें एक्सपेंड कर रही हैं, लिक्विड भी एक्सपेंड कर रहा है, कंटेनर भी एक्सपेंड कर रहा है ना। मैं आपसे कह रहा हूं कंटेनर में जो एक्सपेंशन है वो लिक्विड के एक्सपेंशन से कम है, मींस लिक्विड ज्यादा एक्सपेंड करता है, कंटेनर कम एक्सपेंड करता है।
तो मैंने कंटेनर लिया और उसके अंदर लिक्विड भर दिया। जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा, यहाँ लिक्विड का दो लेवल बढ़ेगा कंटेनर में या कम हो जाएगा? सर बढ़ेगा सर। सर बढ़ेगा। बढ़ेगा, है ना। अरे यस सर बड़े। पहले अगर भाई लिक्विड का लेवल बढ़ जाएगा ना, अगर कंटेनर में एक्सपेंशन कम हो रहा है लिक्विड के कंपेरेबल, लिक्विड ज्यादा एक्सपेंड करता है, कंटेनर कम एक्सपेंड करता है, तो लेवल ऑफ लिक्विड विल इंक्रीज। केस 2, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कंटेनर ज्यादा एक्सपेंड कर रहा है तो लिक्विड डिक्रीज कर से, जाएगा। कंटेनर ज्यादा एक्सपेंड कर गया लिक्विड से, तो क्या होगा? सर कम हो तो जाएगा। लिक्विड हमें दिखेगा नहीं, तो कम एक्सपेंड हो होगा। जाएगा। हाँ, बढ़ता हुआ नहीं दिखेगा, लेवल ऑफ लिक्विड इनफेक्ट कम होता हुआ दिखेगा। लेवल ऑफ लिक्विड विल डिक्रीज। भाई जो लोग नहीं थे लास्ट क्लास में, परेशानी आ रही है, जस्ट 5 मिनट वेट करना, ये बस खत्म हो रहा है। इसके बाद जो हम शुरू करेंगे वो इंडिपेंडेंट टॉपिक है। अगर मैं ये कहूं कि कंटेनर में एक्सपेंशन और लिक्विड में एक्सपेंशन सेम है, जितना लिक्विड एक्सपेंड हुआ उतना कंटेनर एक्सपेंड हो गया, तो क्या होगा तब लेवल ऑफ लिक्विड दिखेगा में? नहीं। सेम रिमेन हाँ, सेम। सेम लेवल रहेगा। में कोई चेंज नहीं आएगा। लेवल ऑफ लिक्विड इन कंटेनर विल नॉट चेंज। कंटेनर में लिक्विड के वॉल्यूम में कोई चेंज, लेवल में कोई चेंज नहीं आएगा अगर कंटेनर का वॉल्यूम और रियल एक्सपेंशन सेम है। और लिक्विड के अंदर और कंटेनर के अंदर एक्सपेंशन अगर सेम हो रहा है तो कुछ लगेगा ही नहीं कि आपको एक्सपेंशन हुआ है। एक्चुअल में लिक्विड बड़ा होगा, लेकिन कंटेनर भी बढ़ गया तो आपको लगा लेवल कहीं नहीं गया, लेवल वहीं का वहीं है, सारा खेल लेवल का है। इतना लिख लीजिए, फिर इसके ऊपर एक आध क्वेश्चन देखते हैं। जी जी जी, वी रियल लिक्विड का वॉल्यूम, लिक्विड के वॉल्यूम में इंक्रीमेंट है, लिक्विड के वॉल्यूम में जो इंक्रीमेंट है दैट इज वी रियल। जी उदा थर्सडे ही थी। ओके। चलिए इतना हो गया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, एपरेंट 1 मिनट एक्सपेंशन सर। इन। अच्छा 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 अच्छा, देखिए यार इसके ऊपर क्वेश्चंस मेरे पास। डन। ओके, वो सर लिखिए लिखिए लिखिए। भाई इतना हो जाए मुझे बताइए, फिर देखते हैं वाटर में एनामोलस एक्सपेंशन कहां से आता है। हो गया? सर एक मिनट। अच्छा, खुदा हो गया अब। यस सर। चलिए नेक्स्ट देखिए। सो नेक्स्ट है एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। अच्छा, इससे पहले एक चीज और देखो, अगर आप वॉल्यूम को रिलेट कर सकते हैं ना, तो आप कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन को भी रिलेट कर सकते हैं। आप ये लिख सकते हैं कि गामा रियल इज इक्वल टू गामा एपरेंट प्लस गामा कंटेनर। गामा रियल इज apparent, gamma real is coefficient of real expansion
of liquid. Gamma apparent is coefficient of apparent expansion of liquid. Gamma container is coefficient of volumetric expansion in container. वही जैसे आप cubical expansion कहते हैं, coefficient of cubical expansion, ये वो है. तो इन तीन चीजों को भी आप रिलेट कर सकते हैं. चलिए इतना लिख लीजिए, फिर उसके बाद एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर और खत्म करते हैं इस चैप्टर को. बहुत हो गया. चलिए नेक्स्ट देखिए. अच्छा अभी नहीं लिखा, लिखिए लिखिए. फातिमा तुम्हारी आवाज बहुत ब्रेक कर रही है, समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो. मेरी वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक कर रही है. सर आर रियल में आपने लिखा है कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन ऑफ ऑफ क्या लिक्विड, लिखा है? लिक्विड 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 लिक्विड. जी कंटेनर है. जी फातिमा लिख लिया. So coefficient of real expansion of liquid, coefficient of apparent expansion of liquid, coefficient of volumetric expansion of container. ये container में expansion है. Next देखिए anomalous expansion of water. एक मिनट सर. Okay. Next is anomalous expansion of water. डन सर. Okay. तो देखिए anomalous expansion of water. एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर का मतलब सिर्फ इतना है कि जितनी भी चीजें हैं, जो भी आप एक्सपेंड हीट अप करोगे लिक्विड को, सॉलिड को, तो उनका वॉल्यूम बढ़ता है. वाटर एक ऐसा है जिसका वॉल्यूम बढ़ता नहीं है, पहले वॉल्यूम कम होता है. लाइक अगर मैं वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ दिखाऊं आपको वाटर का तो आपको समझ में आएगा एनामोलस क्यों है. दिस इज टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, दिस इज वॉल्यूम. ये 0 डिग्री सेल्सियस है. यहां वाटर का कुछ वॉल्यूम था. जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो वाटर का वॉल्यूम कम होगा, फिर उसके बाद वॉल्यूम बढ़ना शुरू करेगा. ये 4 डिग्री सेल्सियस तक वॉल्यूम मिनिमम होता है. 4 डिग्री सेल्सियस के बाद वॉल्यूम बढ़ना शुरू करते हैं. इसे कहते हैं एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर. इसका रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. 4 डिग्री सेल्सियस पर जाकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो जाती है, तो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट कर इसका वॉल्यूम कम कर देगा. उसके बाद ये लूज होती है तो साइज बढ़ना शुरू हो जाता है. हालांकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिजिक्स का पार्ट नहीं है, वो आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है और कैसे इफेक्ट करती है. अब अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो अगर आप डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ प्लॉट करोगे, दिस इज टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एंड दिस इज वॉल्यूम, तो डेंसिटी बढ़ेगी, एक टेम्परेचर पर जाकर मैक्सिमम हो जाएगी, फिर ये कम हो जाएगी. सो दिस इज द टेम्परेचर विच इज 4 डिग्री सेल्सियस. सर आपने वॉल्यूम लिख दिया. अच्छा भी कर देते हैं. और ये मैक्सिमम हो गया. तो ये आपकी डेंसिटी है, डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ. कि 4 डिग्री सेल्सियस पर द डेंसिटी इज मैक्सिमम, आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी कम होना शुरू होगी. सो द एनामोलस इज volume of water decreases on heating from 0 degree Celsius to 4 degree Celsius. This is anomalous. और किसी में नहीं मिलता. इसके अलावा आप कुछ भी लोगे तो वो एक्सपेंड करेगा. सिर्फ एक वाटर ऐसा है जो कि कॉन्ट्रैक्ट करता है.
एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ। तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये आप बुक पढ़ोगे, देखोगे कि अगर ये ना होता, वाटर कॉन्ट्रैक्ट ना करता, तो कोई भी एक्वाटिक लाइफ सरवाइव नहीं कर पाती। लाइक जो ट्रीज होते हैं आर्कटिक वगैरह में भी, वो ट्रीज सरवाइव कर जाते हैं। जो प्लांट्स होते हैं विद इन द वाटर सरफेस, वो सरवाइव कर जाते हैं। जो फिश है वो जिंदा रह जाती है सब जीरो टेम्परेचर में भी, इस रीजन की वजह से। अगर ऐसा नहीं होता तो आर्कटिक में सब जीरो टेम्परेचर में ना फिश होती ना कोई प्लांट्स मिलते। अगर आपने कभी डिस्कवरी वगैरह में देखा हो तो ऊपर टेम्परेचर -20 भी हो लेकिन अंदर वाटर रहता है। वो सब चीजें इसकी वजह से होती है। मैं इससे ज्यादा डिटेल नहीं दूंगा, आप नेट खोलो देखना। Why anomalous expansion of water is important for survival of aquatic life. तो एक्वेटिक जितनी भी लाइफ है उसके सर्वाइवल के लिए ये एनोमलस एक्सपेंशन जरूरी है। अब मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा, ये आप नेट खोलोगे ढूंढोगे जाके। नहीं साजिद, ऐसा नहीं होता, पढ़ के देखना क्या रीजन होता है। 4 डिग्री सेल्सियस का खेल है सारा। चलो भाई जल्दी से लिखो इतना। हाँ उजैर क्या पूछ रहे हो बताओ। सर अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे सर, पानी तो मतलब सर वो बन जाता है ना, वेपर। हाँ कब बनेगा वो? तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा ना। तो हम तो 100 से कम देख रहे हैं अभी, तब तक देख सर रहे हैं जब तक वाटर है। हाँ उधर अच्छा सर, मतलब अभी तो वाटर है ना, वाटर था तो 0 डिग्री सेल्सियस पर। वाटर का टेम्परेचर बढ़ाया 4 डिग्री सेल्सियस तक, वाटर का वॉल्यूम कम हुआ। अच्छा सर फिर सर, तुमने मतलब हम टेम्परेचर कम कम बढ़ाना पे देख रहे हैं। हाँ मतलब हम तब तक ले रहे हैं जब तक वाटर है, हम उस पर नहीं जा रहे कि वो वेपर बन जाए। हाँ जी सर ये जो प्रसाद नोट बताइए। लिखवाया है इसका आंसर क्या था? इसका आंसर आप ढूंढेंगे, ये था। ओके अगर सर। ऐसा ना हो तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं करेगा वो आप ढूंढेंगे। सामिया ये सेकंड ग्राफ ऐसे आया कि डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। तो मास तो नहीं चेंज करता, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कर गया तो वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया तो डेंसिटी मैक्सिमम हो गई, है ना। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है इसका मतलब वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया तो डेंसिटी मैक्सिमम हो गई। तो जहां वॉल्यूम मिनिमम वहां डेंसिटी मैक्सिमम। चलिए भाई इतना लिख डालिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। सर ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ सर से पूछना। यस हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैं बड़ा इतना बता सकता हूँ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसके आगे वो केमिस्ट्री का खेल है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करती है। शायद आपके पास मॉलिक कुछ होता है केमिकल बॉन्डिंग कर एक चैप्टर, यस सर वहां आप पढ़ते हुए सब। एनिमल्स एक्सपेंशन ऑफ वाटर के बाद नेक्स्ट देखिए थर्मल एक्सपेंशन। साइड लगा दी। अच्छा पुलिस राइट लगा। थर्मल एक्सपेंशन की कहानी यहाँ खत्म हुई। इसके अलावा थर्मल एक्सपेंशन में मुझे कुछ नहीं पढ़ाना आपको। थर्मल एक्सपेंशन के बाद अब नेक्स्ट टॉपिक थर्मल का, मतलब थर्मल के अंदर ही ना 3 चीजें इसी चैप्टर में। पहला था आपका मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, जिसमें आपने थर्मामीटर पढ़ा था। सेकंड और सबसे मेजर पोर्शन था थर्मल एक्सपेंशन। तीसरा एक पोर्शन है स्पेसिफिक हीट का पोर्शन। तो स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, वहां आप ये देखोगे कि जब आप हीट देते हैं तो टेम्परेचर कैसे चेंज होता है। आपने बॉडी को हीट अप किया, टेम्परेचर चेंज हो गया, कितनी हीट पर टेम्परेचर कितना चेंज होगा वो आपको स्टडी करना है। वो आप स्पेसिफिक हीट, थर्मल हीट कैपेसिटी, वाटर इक्विवेलेंट के थ्रू स्टडी करोगे। मैं फिर से कह रहा हूं, सबसे पहले हमने मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर देखा था कि थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर मेजर कैसे करते हैं। दूसरे पार्ट के अंदर हमने ये देखा था, क्या था सेकंड पार्ट, थर्मल एक्सपेंशन, कि जब आप हीट देते हो तो एक्सपेंड कैसे होता है। अब आपको ये देखना है कि कितनी हीट देने पर टेम्परेचर कितना चेंज होगा। आप ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि मुझे 40 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर चेंज करना है, कितनी हीट प्रोवाइड करोगे, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको सीखना है। मरियम का क्वेश्चन है, ये हाई टेम्परेचर पर भी वॉल्यूम एंड टी का ग्राफ सेम होगा? वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, हाँ बढ़ रहा है, बढ़ता चला जाएगा मरियम, यस बढ़ता चला जाएगा सर जब तक वाटर है ना। वेपर की बात नहीं कर रहा, जब तक वाटर है बढ़ता चला जाएगा। यस रशाद। सर ये मैं पूछ रहा था कि जैसे कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कोई भी लिक्विड है वो एक्सपैंड हो जाता है, तो सर बिल्कुल टेम्परेचर को कम करेंगे तो फिर क्या लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट हो कॉन्ट्रैक्ट जाएगा? होगा, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऐसे होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। सर यस उजैर।
लेकिन सर अगर इस ग्राफ को देखा जाए तो हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रही है सर 4 डिग्री से नीचे। हाँ, तो दैट इज फॉर वाटर, वही तो एनोमलस है वाटर में। वाटर के अलावा कुछ भी ले लो, टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगर कुछ और लोगे ना तो ऐसे जाएगा, कुछ और लोगे ऐसे जाएगा, ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा, कम करोगे कम होता चला जाएगा। लेकिन वाटर का एनोमलस बिहेवियर की 4 डिग्री पे जाके कहानी बिल्कुल पलट देता है। ओके सर। वही एनोमलस है वाटर में। हमजा सर 4 एंड अबव से वाटर डिक्रीज होता है, 4 एंड अबव से डेंसिटी डिक्रीज होती है और वॉल्यूम बढ़ जाता है ना। ये वॉल्यूम है वाटर का, कि वाटर को आपने हीट अप करना शुरू किया, वॉल्यूम कम हुआ, कम होते होते फिर वॉल्यूम बढ़ने लगा, वॉल्यूम बढ़ जाता है, डेंसिटी कम हो जाती है 4 के बाद। 4 पर वॉल्यूम मिनिमम है, डेंसिटी मैक्सिमम। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, थर्मल एक्सपेंशन हो गया। अब नेक्स्ट है स्पेसिफिक हीट। बस यार, थर्मल एक्सपेंशन की एप्लीकेशन टफ थी, कुछ लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए। स्पेसिफिक हीट इज एन इजी टॉपिक, स्पेसिफिक हीट समझिए। हाँ रशाद, नीचे पानी रह जाता है, ऊपर सब कुछ जम जाता है। पढ़ना जरा, ये डेंसिटी की चेंज की वजह से हो रहा है। एनीवेज, द नेक्स्ट इज स्पेसिफिक हीट। देखिए स्पेसिफिक हीट का क्या मतलब है। भाई ढंग से सुनना सब। यहां आपने एक बॉडी ली, बॉडी का कुछ मास है m, बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर है T1, फाइनल टेम्परेचर कर देना है T2। m इज मास ऑफ बॉडी, आप इसे कुछ हीट दे रहे हैं, डेल्टा क्यू हीट, और उस हीट की वजह से इसका टेम्परेचर T1 से T2 तक इंक्रीज हो रहा है। डेल्टा क्यू is amount of heat provided to body to increase its temperature, to increase its temperature from T1 to T2। बॉडी के टेम्परेचर को T1 से T2 तक आपको इंक्रीज करना है, कुछ हीट देनी होगी। तो ये जो आप हीट दोगे ना डेल्टा क्यू, दैट हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन है, जितना ज्यादा वाटर बॉईल करना है उतनी ज्यादा हीट देनी होगी। इट्स प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द वाटर, और मास ऑफ जो भी है आपके पास, कोई भी बॉडी हो सकती है, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। भाई चेंज इन टेम्परेचर कैसे आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। जब आप ये प्रोपोर्शनलिटी लेंगे, इट्स m इंटू डेल्टा टी। भाई मुझे ये बताओ कि जो भी आपने हीट दी, दैट हीट इज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी एंड चेंज इन टेम्परेचर। क्या ये सिर्फ मास और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, या इस पर भी डिपेंड करेगा कि बॉडी कौन सी है। मुशर्रफ, इरम, यस सर। शफात, आंसर्स दिखे आप मुझे। खत्म हो गया एक्सपेंशन जिससे घबरा के बैठे थे। डिपेंड करेगा ना कि बॉडी कौन सी है। भाई एक बात बताओ, वाटर और आयरन है, दोनों को सेम हीट दो, कौन ज्यादा हीट अप हो जाता है, आयरन। किसका टेम्परेचर ज्यादा बढ़ता है, आयरन का। आयरन का। सो ये जो टेम्परेचर राइज हो रहा है हीट देने पर, ये सिर्फ इस पर नहीं डिपेंड कर रहा है कि बॉडी कौन सी है, ये सॉरी इस पर नहीं डिपेंड कर रहा है कि सिर्फ मास क्या है और टेम्परेचर कितना चेंज कर रहे हो, ये इस पर भी बहुत डिपेंड कर रहा है कि तुम्हारी बॉडी कौन सी है। वाटर का टेम्परेचर कम राइज होगा। अरे भाई कंटेनर लो, भाई पतीला लो, गर्म करो उसमें जरा सा पानी, तो देखना जरा पहले पानी को हाथ लगाना, शायद लगा पाओ, फिर उसके बाद कंटेनर को हाथ लगाना, पता चल जाएगा कौन जल्दी गर्म होता है। आयरन जल्दी गर्म होता है भाई। सो वो क्वांटिटी जो ये डिसाइड करती है कि नेचर ऑफ मटेरियल कैसे कंट्रोल करेगा, दैट क्वांटिटी इज नोन एज स्पेसिफिक हीट। तो डेल्टा क्यू इज C into m into delta T। So this is specific heat। अलग अलग बॉडी के लिए स्पेसिफिक हीट अलग अलग होगी। वाटर की स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा होती है आयरन से,
इसीलिए वाटर का टेम्परेचर राइज करने के लिए बहुत हीट देनी पड़ती है आयरन के कंपेरेबल। सो दैट इज स्पेसिफिक हीट, सी से रिप्रेजेंट करेंगे। कुछ ऑथर सी से करेंगे, कुछ एस से करेंगे, मैं सी से करता हूं। सी से स्पेसिफिक हीट हम पढ़ेंगे, स्मॉल सी। अब यहां से अगर आप लिखना चाहो तो देखो, अब तो स्टैंडर्ड सी डेफिनेशन लिखते हैं। डेल्टा, अच्छा मैं एक बार इसकी डिटेल लिख दूं, स्पेसिफिक हीट है क्या। सो स्पेसिफिक हीट क्या कंट्रोल करता है? इट शोज द इफेक्ट ऑफ nature of material, nature of material on change in temperature of body। बॉडी के टेम्परेचर में, जी एम मास है हमजा, बॉडी के टेम्परेचर में जो भी चेंज हो रहा है वो डिपेंड करेगा कि आपकी बॉडी का नेचर क्या है, बॉडी का मास क्या है और टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। अरे भाई हर्षित, टेम्परेचर डिफरेंस जब लिख दिया, हम अभी कंडक्शन, ट्रांसफर ऑफ हीट नहीं पढ़ रहे, हीट कहीं नहीं जा रही। जो भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर है वो एनवायरनमेंट के टेम्परेचर से आता है। मैं कह रहा हूं बॉडी का टेम्परेचर T1, एनवायरनमेंट का भी T1 रहा होगा, मैंने उसका टेम्परेचर T2 चेंज कर दिया। प्रेशर से टेम्परेचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, प्रेशर से इंडिपेंडेंट रहती हैं चीजें। तो डेल्टा क्यू इज सी इंटू एम इंटू डेल्टा टी। आप यहां से सी निकाल सकते हैं, सी आ जाएगा डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एम इंटू डेल्टा टी। नाउ डेल्टा क्यू बाय एम इंटू डेल्टा टी। तो यहां से आप इसकी एसआई यूनिट लिख सकते हैं। एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? हीट की एसआई यूनिट इज जूल, मास की एसआई यूनिट इज केजी, टेम्परेचर की एसआई यूनिट इज केल्विन। तो कंबाइंड हो गया जूल पर केजी पर केल्विन। आप सीजीएस यूनिट लिखना चाहो, सीजीएस लिख दो। हीट की सीजीएस यूनिट कैलोरी होती है, केजी की जगह ग्राम लिख दिया, केल्विन की जगह सेल्सियस लिख दिया। तो ये आ गया कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। फिर वो आपसे कहता है डिफाइन करो स्पेसिफिक हीट को। तो देखो डेफिनेशन कैसे आएगी स्पेसिफिक हीट की। डेफिनेशन के लिए आप C को लिखते हैं इट्स डेल्टा क्यू बाय एम इंटू डेल्टा टी। एम इज 1 kg, डेल्टा टी इज 1 केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस। बताया था चेंज केल्विन और सेल्सियस में सेम रहता है। तो जब आप यहां ये सब सब्स्टिट्यूट करोगे तो C किसके इक्वल आ जाएगा? डेल्टा क्यू के। सो स्पेसिफिक हीट को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, स्पेसिफिक हीट is amount of heat required, amount of heat required to raise temperature of temperature of 1 kg of body through 1 Kelvin। तो अगर एक बॉडी, 1 kg बॉडी का टेम्परेचर आप 1 केल्विन से बढ़ाना चाहते हैं, आपको जो भी हीट देनी होगी दैट हीट इज स्पेसिफिक हीट। नाउ इतना लिखो, एक सीधा सा क्वेश्चन करेंगे तुम इसे यूज करना सीख जाओगे। रशाद का क्वेश्चन है व्हेन देयर इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वाटर इन वेरी कोल्ड दे डोंट डू इट्स एज अ एनोमलस कॉन्ट्रैक्शन। अबे भैया एनोमलस इसलिए है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा रहे हो और कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अगर टेम्परेचर कम करने पर कॉन्ट्रैक्ट कर जाए तो नॉर्मल बिहेवियर है थर्मल एक्सपेंशन का। थर्मल एक्सपेंशन में क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाते हैं वॉल्यूम बढ़ता है, टेम्परेचर कम करते हैं वॉल्यूम कम करता है। ये एनोमलस थोड़ी ना है, ये तो नॉर्मल बिहेवियर है। एनाबुलस मींस एबनॉर्मल बिहेवियर। एबनॉर्मल ये कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हो वॉल्यूम कम हो रहा है। रशाद चलो जी जल्दी लिख डालो इसे। सर ये कैलोरी लिखा है। हाँ कैलोरी लिखा है। ओके। टी टेम्परेचर से पहले क्या लिखा है, कहां पर? इंक्रीज इट्स टेम्परेचर फ्रॉम T1 टू T2, यही पूछ रहे थे साथ। चलो हिमांशु हो रहा है कुछ?
इरम, हर जगह देख लो. इट शोज द इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल ऑन चेंज इन टेम्परेचर. Specific heat is amount of heat required to raise temperature. To raise RAISE. सर डेफिनेशन में क्या लिखा है वो मास इज इक्वल टू 1 kg. 1 kg, जी 1 kg का मास लिया हमने, 1 सेल्सियस का टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं. जी हाँ, सी को स्पेसिफिक हीट कहते हैं. ये देखिए लिखा है, ये रहा स्पेसिफिक हीट, ये रहा. भाई इतना हो जाए बताइए मुझे, आगे देखते हैं. चलिए भाई, लिख लिया. अरे भाई सामिया, आपने क्या करा, आपने 2 किलो वाटर लिया और आपने 2000 किलो वाटर लिया. दोनों का टेम्परेचर रेस करना है, सेम हीट देनी होगी. हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर. हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर. हाँ जी सामिया बताइए. मैंने 2 kg वाटर लिया और 2000 kg वाटर लिया, तो किसको ज्यादा हीट देनी होगी? 2000 kg. इस तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा है कि हीट करने से मास बढ़ रहा है. मतलब ये आप अलग अलग वाटर लेकर आते जा रहे हैं, जितना ज्यादा वाटर का वॉल्यूम लेकर आते हैं उतनी ज्यादा हीट देनी पड़ रही है. ये लिख लिया सबने. एक बड़ा सीधा साधा सा. अच्छा अभी नहीं लिखा आप लोगों ने, रुको 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 रुको, रुको. अरे माइनस में ना आया हुआ है आज. डन सर. चलो क्वेश्चन देखो, बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है, तुम स्पेसिफिक हीट यूज करना सीख जाओगे. कैलकुलेट हीट required to raise temperature of 10 kg of water through 10 kg of water through नहीं, थ्रू नहीं लिखते, जरा सी और तुम्हारी अकल की चेक करें. फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस. वाटर की स्पेसिफिक हीट दी है 4.2 इंटू 10⁻³ जूल पर केजी पर केल्विन. चलो भाई शुरू हो जाओ. सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. ये भी गलत हो जाए तो स्ट्रीम चेंज कर लेना फौरन. सब दिया हुआ है तुम्हें, जल्दी जल्दी बता दो मुझे आंसर क्या आ रहा है. आंसर आएगा 10. देखो भाई साजिद का आ भी गया. साजिद एक आध कहीं जीरो वीरो की तो गड़बड़ नहीं हो रही है, कहीं देख लेना. इफ्फत का भी देखो सही आ गया. इल्मा का गलत है, आसिया का सही है, साजिद का गलत. हाँ हाँ साजिद अब सही है. साद गड़बड़ मार रहा है, आतिफ का सही है, उजैर का सही है. हाँ साजिद अब सही है. अरे इरम, मुशर्रफ, हिमांशु, आंसर क्यों नहीं आया अब तक? ओए मानसमेन सॉल्व करो. सात गड़बड़ अब भी. मरियम का अब सही. क्यों जल्दबाजी करता है सात, फिर गलतियां करता है. हमदा का सही है. मानसमिन का कोई आंसर नहीं अब तक. मुबश्शिर का भी ठीक है, बशरा का ठीक है. मुशर्रफ, इरम,
दानिश, हिमांशु, ये कुछ नहीं करते। हमजा का सही, फातिमा का सही, आमना का सही, मतलब ये तो सब कर लेते हो, जहां थोड़ा सा घुमाया वहां से जाओगे। शफात कुछ करा? 1 मिनट सर। अच्छा, MC डेल्टा टी। अब बताओ यार, इससे ज्यादा क्या आसान दूं मैं तुम्हें। मास 10 लिखा, स्पेसिफिक हीट 4.2 इंटू 10⁻³ है। अगर टेम्परेचर में चेंज में परेशानी आती है तो भाई फाइनल माइनस इनिशियली तो करना है। 40 आ गया, क्या करा है शफात, ऐसे कैसे होना होगा। 40 आ गया चेंज इन टेम्परेचर, मल्टीप्लाई कर दो इसे, ये आ गया 4 को इससे मल्टीप्लाई करो, 16.8 10⁻³ 3 4 5। और बहुत अच्छा हो अगर ऐसे लिख दो 1.68 इंटू 10⁻6 जूल। नहीं लिखा जाता ऐसे तो कोई मसला नहीं है, पहले वाले भी लिख दो, वो भी अच्छा है। 1.68 इंटू 10⁻6 जूल, ये आ गया आपका। चलो जी, वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं। जी बिल्कुल 400 से ही करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे 3 भी तो है, ये कहां गया। ये कहां गया, ये भी तो बचा जाबिर। अच्छा 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 अच्छा, -1। चलो यार, ये तो सीधा सीधा आ गया, स्पेसिफिक हीट यूज करनी आ गई आपको। तो ये फॉर्मूला है स्पेसिफिक हीट का। स्पेसिफिक हीट कैसे लिखोगे, ΔQ/m इंटू डेल्टा टी। स्पेसिफिक हीट के बाद एक और टाइप की स्पेसिफिक हीट आती है जिसे कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। फर्क बस देखो इतना आएगा मोलर स्पेसिफिक हीट में कि आप यहां पर मास की जगह नंबर ऑफ मोल्स ले लोगे। तो वहां ऐसे लिखेंगे ΔQ इज m c, नॉट m, सॉरी, n c delta t. What is n? N is just number of moles. और जो कैपिटल C से मैं लिख रहा हूं, दैट्स मोलर स्पेसिफिक हीट। लिख सकते हो मोलर स्पेसिफिक हीट को ΔQ/n इंटू डेल्टा टी। SI यूनिट अगर लिखोगे, जूल पर मोल पर केल्विन, बस केजी की जगह पर मोल आ जाएगा। अगर तुम CGS लिखोगे, इट्स कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। अगर तुम इसे डिफाइन करना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि इसकी डेफिनेशन लिख दें, तो तुम इसकी डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हो कि N1 ले लो, डेल्टा टी को 1 केल्विन ले लो या 1 डिग्री सेल्सियस ले लो, 1 मोल है। हाँ? तो जैसे यहां रखोगे C कितना आ जाएगा, ΔQ/1 इंटू 1, C इज इक्वल टू ΔQ। तो इसे आप लिख सकते हैं हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर of unit mole of substance unit mole means 1 mole through unit, or unit degree Celsius means 1 degree Celsius, 1 degree Celsius or 1 Kelvin. This is molar specific heat. हम यहां यूज नहीं करेंगे बहुत, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जब पढ़ेंगे तब मोलर स्पेसिफिक हीट ज्यादा होता है।
इसे भी लिख डालो जल्दी से, इसका भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कम से कम यूज करना तो आ जाएगा तुम्हें। भाई आप इतना लिख लें तो मुझे बताइए, फिर एक न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर। डन सर। ओके अरे सबने लिख लिया ये? लिखिए 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 फातिमा लिखिए। चलिए सबने लिख लिया? यस सर। चलो वेरी गुड, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर फॉर्मूला बेस्ड, फॉर्मूला यूज करना आना चाहिए। कॉन्सेप्ट तो समझ गया ना, स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या है। आपको देखना है कि टेम्परेचर चेंज करने के लिए कितनी हीट की जरूरत पड़ती है। सो यहां क्वेश्चन है कैलकुलेट हीट रिक्वायर्ड to raise temperature of 2 mole of H2 gas from 10 degree Celsius to 60 degree Celsius. Specific heat given है इसकी 2.3 into 10 raised to the power 2 joule per mole per Kelvin. चलो भाई सॉल्व करके बता दो कितना आ रहा है। सर जी सर भेज दिया। ओके ठीक है, उजैर का सही आ रहा है, इफ़त का सही आ रहा है, साजिद का सही है। चलो जी, ये सबसे हो रहा है ना, डेल्टा क्यू इज m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। m नहीं आएगा, सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स आएंगे ना, नंबर ऑफ मोल्स इंटू सी इंटू डेल्टा टी। नंबर ऑफ मोल्स कितने? 2 मोल्स हैं, स्पेसिफिक हीट है 2.3 इंटू 10 रेज पावर 2। टेम्परेचर में चेंज 10 से 60 जा रहा है, तो डेल्टा टी 50 है। सो डेल्टा क्यू आ गया 2.3 इंटू 10 रेज टू द पावर 4। तो ऐसे आप इसे यूज करेंगे। क्या शफात, मल्टीप्लिकेशन में भी गड़बड़ कर रही हो? सिर्फ नंबर्स ही तो रखने हैं, इनकी वैल्यू रखनी है, सी रखना है, डेल्टा टी रखना है, दैट्स इट। नेक्स्ट देखिए,
चलो इसमें अब और तो क्वेश्चन नहीं, अब एक चीज और सीखो, थर्मल हीट कैपेसिटी किसे कहते हैं। देखो ये अभी तक जो मैं आपको करा रहा हूं ना, ये ऐसे ही चलेगा, फिर एकदम कैलोरीमीटरी पर आकर ढंग के न्यूमेरिकल्स आएंगे। अभी तो सिर्फ डेफिनेशंस हैं, आपको यूज करनी आनी चाहिए। थर्मल हीट कैपेसिटी, देखिए ये जो एक्सप्रेशन है ना, आप ऐसे लिखते हैं, इट्स डेल्टा क्यू इज एम सी डेल्टा टी। इस एमसी को कंबाइन कर एक और टर्म लिख देते हैं कैपिटल एस। इस कैपिटल एस को कहते हैं थर्मल हीट कैपेसिटी। तो जब आप थर्मल हीट कैपेसिटी लोगे तो ये देखो डेल्टा क्यू का एक्सप्रेशन आ जाएगा, डेल्टा क्यू विल बी इट्स एस इनटू डेल्टा टी। तो आप यहां से ऐसे लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। एसआई यूनिट अगर आपको इसकी चाहिए तो ये आएगा जूल पर केल्विन। सीजीएस आपको इसकी चाहिए तो ये आएगा कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, है ना। मोलर स्पेसिफिक हीट इनटू मोलर मास इज स्पेसिफिक हीट। क्यों भाई, कैसे हो जाएगा ये? मोलर स्पेसिफिक हीट था नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स होता है मास बाय मोलर मास, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ हाँ सही है हर्षित, सही है, सही है, सही है, सही कंक्लूड कर रहे हो। अब इसके बाद ये आपकी थर्मल हीट कैपेसिटी है। थर्मल हीट कैपेसिटी पर जब क्वेश्चन देगा ना तो मास नहीं देगा। जैसे ऐसे देखो, वो कहता है कैलकुलेट हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर of body from 10 degree Celsius to 110 degree Celsius. Thermal heat capacity is thermal heat मान लीजिए गिवन है 2000 जूल पर केल्विन। करिए जरा सॉल्व करके बताइए क्या रहा है। जब तक प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री नहीं आ जाता तब तक सिर्फ ये डेफिनेशंस हैं और आपको ये रिलेशन यूज करने आने चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री के बाद सब कुछ मर्ज हो जाएगा। हाँ जी, फातिमा का सही आ गया, उजैर का सही आ गया, इफ्फत का सही है, साजिद का सही है, जाबिर का गड़बड़ है, यश का सही है, हमदा का ठीक है, मरियम का ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं कर रहा, मुबश्शिरा का ठीक है, साद का ठीक है, साद एक पावर में कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हो, हुदा का ठीक है, अलीना का ठीक है, राशिद का ठीक है, शफात, इरम, हिमांशु, इल्मा का ठीक, आसिया का ठीक, हमजा का ठीक, दानिश आंसर नहीं है तुम्हारा, अब्दुल्ला तुम्हारा भी कोई आंसर नहीं है, मुशर्रफ पावर्स कहाँ है? ठीक है अरशद, डेल्टा शाइस्ता का ठीक है। ये होगा एस इंटू डेल्टा टी। एस कितना है 2000, 10 से 110 गया भाई, चेंज कितना आया टेम्परेचर में 110 माइनस 10 100 इंटू 100, सो डेल्टा क्यू आ गया इट्स 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 जूल। अरे अगर आप मास से डिपेंडेंसी हटा देना हर्षित तो उसे थर्मल कैपेसिटी कहते हैं। बस m इंटू सी जो आया था इसे कंबाइन कर एस लिख दो, दैट्स इट। जब आप स्पेसिफिक हीट में लिखते थे ना पर यूनिट मास, वो पर यूनिट मास टर्म हटा दो, किसी भी मास के लिए अगर डिफाइन करोगे तो थर्मल हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला देखना चाहते हैं, इट्स m इंटू सी नाउ, दैट्स इट। स्पेसिफिक हीट था हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास थ्रू यूनिट डिग्री सेल्सियस। यूनिट मास हटा दो, गिवन मास के लिए कर दो, कोई भी मास हो जाए तो आपको थर्मल हीट कैपेसिटी।
अच्छा एक चीज और है, वाटर इक्विवेलेंट। हमजा अगर हम इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लें तो क्या 100 डिग्री सेल्सियस कोई फर्क आएगा? अगर मैं केल्विन में कन्वर्ट कर भी लूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा चेंज में? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चेंज केल्विन में हो सेल्सियस में हो एक ही बात होती है, इसलिए चेंज नहीं कर रहा मैं। आखिरी क्वांटिटी है वाटर इक्विवेलेंट। देखो वाटर इक्विवेलेंट है तो बहुत छोटी सी चीज, न्यूमेरिकल में बिल्कुल वैसे ही यूज होती है जैसे ये यूज होता है थर्मल हीट कैपेसिटी। बिल्कुल थर्मल हीट कैपेसिटी की जगह वाटर इक्विवेलेंट दे देता है। बट व्हाट इज वाटर इक्विवेलेंट, ये जरा समझने में टाइम लगता है। तो वाटर इक्विवेलेंट स्टार्ट करने से पहले वाटर की स्पेसिफिक हीट तुम्हें याद होनी चाहिए। वाटर की स्पेसिफिक हीट होती है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। सीजीएस यूनिट में वाटर की स्पेसिफिक हीट होती है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। वाटर इक्विवेलेंट का मतलब समझो भाई, मैंने एक बॉडी ले ली, कुछ भी हो सकता है, मास ऑफ बॉडी इज m, टेम्परेचर में डेल्टा टी चेंज कर रहे हैं, कुछ हीट दी डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू को कैसे लिखोगे? डेल्टा क्यू को लिखोगे m स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी इनटू चेंज इन टेम्परेचर, फर्स्ट वन। दिस इज बॉडी। अब आपने क्या किया, आपने रिप्लेस किया बॉडी को वाटर से। वाटर का कुछ मास लिया W, आपने कहा कि इसको मैं उतनी ही हीट दे रहा हूं जितनी हीट बॉडी को दी थी। बॉडी को डेल्टा क्यू दी थी, वाटर को भी डेल्टा क्यू दी। बॉडी का भी टेम्परेचर उतना ही वेरी कर रहा है जितना वाटर का कर रहा है, डेल्टा टी। दोनों में चेंज इन टेम्परेचर सेम है, बस मासेस अलग अलग है। बॉडी का मास m है, वाटर का ही वाटर इक्विवेलेंट W है। तो आप वाटर के लिए जब हीट कैलकुलेट करोगे ऐसे तो लिखोगे W इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू चेंज इन टेम्परेचर। सीजीएस में वाटर की स्पेसिफिक हीट 1 होती है, रख दो यहां, डेल्टा क्यू आ गया W इंटू डेल्टा टी। आपने कंडीशन ही ये ली थी कि दोनों साइड हीट सेम देनी है, सेम चेंज इन टेम्परेचर होगा। आप इक्वेट कर दीजिए 1 और 2 को। तो जब आप दोनों को इक्वेट कर देंगे यू विल राइट mc डेल्टा टी इज W इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी से गया डेल्टा टी, W कितना आ गया mc। यूज वैसे ही होगा जैसे आपने किया था, बस ख्याल रखिएगा इसकी जो एसआई यूनिट है इसको एसआई में तो लेते ही नहीं है, सीजीएस में लेते हैं। इन सीजीएस W इज इन ग्राम। ये तो मैथ्स हो गया। अब समझो फिजिकली है क्या चीज। बेसिकली तुम कर क्या रहे हो, तुमने एक बॉडी ली, उसे कुछ हीट दी, डेल्टा क्यू तुमने कहा m मास का टेम्परेचर डेल्टा टी से चेंज कर रहा है। अब तुम कह रहे हो अगर इतनी ही हीट मैं वाटर को दूं और मुझे इतना ही टेम्परेचर में चेंज चाहिए हो तो वाटर का मास कितना होगा। मतलब ऐसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं तुमसे वाटर इक्विवेलेंट में, कह रहा हूं जितनी हीट तुमने बॉडी को दी उतनी हीट वाटर को दो, जितना टेम्परेचर बॉडी का चेंज कर रहा था उतना ही टेम्परेचर चेंज भी चाहिए, लेकिन वाटर का मास तुम्हारे हाथ में, ढूंढो कितना मास लेकर आओगे। तो जो भी वाटर का मास होगा उसे तुम वाटर इक्विवेलेंट कहते हो। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, वाटर इक्विवेलेंट, अरे कहां गया, वाटर इक्विवेलेंट is mass of water क्यों नहीं पेन चल रहा, which requires the same amount of heat as is required by given body for same rise of temperature। और वाटर इक्विवेलेंट की टर्म्स में कैलकुलेशन बड़ी आसान हो जाती है। तुम्हें डेल्टा क्यू कैलकुलेट करना है ना, इसको मैं 3 कह देता हूं, 3 को उठाकर 1 में रख दो यहां। तो 3 को उठाकर जब तुम 1 में रखोगे, यहां पर 3 को 1 में रख दो तो तुम्हारा हीट आ गया
इट्स वाटर इक्विवेलेंट इनटू डेल्टा टी। क्वेश्चन देखो कितना आसान होता है। मैंने कहा कैलकुलेट हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ कॉपर फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस। और वो कहता है वाटर इक्विवेलेंट जो है कॉपर का इज 10 ग्राम। ये कह दिया उसने, खत्म हो गया किस्सा। हीट कैसे कैलकुलेट करोगे? हीट इज सिंपली वाटर इक्विवेलेंट इनटू चेंज इन टेम्परेचर। बट याद रखना वाटर इक्विवेलेंट हमेशा सीजीएस में देगा। वाटर इक्विवेलेंट कितना था 10, चेंज इन टेम्परेचर कितना था 10 से 60 कितना चेंज हुआ 50। डेल्टा क्यू कितना आ गया? डेल्टा क्यू इज 500 कैलोरी, जूल नहीं। जब भी वाटर इक्विवेलेंट लोगे सीजीएस में लेकर आओगे 500 कैलोरी। बिल्कुल मरियम, ये वाटर से कंपैरिजन है, बिल्कुल कंपैरिजन है वाटर से, कि बॉडी की हीट को आप वाटर से कंपेयर कर रहे हैं, वाटर के मास से कंपेयर कर रहे हैं। सो ये भी आपको कई बार वाटर इक्विवेलेंट देकर कैलकुलेशंस करवा लेगा। इतना लिख डालो। अब प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री करते हैं, तो होपफुली कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, थर्मोडायनामिक्स हम शुरू कर देंगे। थर्मल प्रॉपर्टीज, जाबिर। भाई इतना लिख लें तो बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। डन सर। ओके, लिखिए इतना। चलिए प्रीवियस स्लाइड कर देते हैं, लिखिए। सर डब्ल्यू भी मास ही है ना? जी बिल्कुल, डब्ल्यू मास है। सर सर डायमेंशंस दोनों के एलएचएस और आरएचएस में। डायमेंशंस दोनों में एलएचएस और आरएचएस में अलग अलग दिख रही हैं। हर्षद, हर्षद यहाँ छुपा हुआ 1 दिख रहा है? यस सर, यस सर। यहाँ छुपा हुआ 1 है। यस रशाद। सर जब ठंड बहुत ज्यादा जब ठंड होती है तो वो पानी जो होता है ऊपर का वो बर्फ जो हो जाता है, बर्फ जम जाती है उस पे, तो जी उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। तो सर जो नीचे का पानी होता है वो नॉर्मल रहता है, मतलब उसका टेम्परेचर कम रहता है। जी, उसका टेम्परेचर 4 रहता है, ज्यादा रहता है, 4 रहता है, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा थी ना, इसलिए वो नीचे बैठ गई। तो सर जैसे कि तो फिर तो वो एनिमल्स के लिए प्रॉब्लम करेगा ना, मतलब ज्यादा ठंडा हो जाएगा नीचे का पानी। ज्यादा ठंडा क्यों होगा? 4 डिग्री सेल्सियस है, हमेशा 4 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अच्छा, ओके सर। लेकिन बेस में ना उज़ैर जो टेम्परेचर होता है वो 4 होता है। वाटर जो बेस में होगा वहां पर 4 टेम्परेचर, 4 डिग्री सेल्सियस। बेस में जो टेम्परेचर होता है दैट इज 4 डिग्री सेल्सियस। ऊपर बहुत कम होता है, -20 -30 कहीं चला जाएगा, लेकिन बेस में जो टेम्परेचर होगा दैट्स 4।
और यही खेल है डेंसिटी का। 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम डेंसिटी है ना, तो वो वाटर नीचे चलता चला जाएगा, बिल्कुल बेस पर पहुंच जाएगा, क्योंकि डेंसिटी सबसे ज्यादा है। चलो भाई, इसे आज हम यहीं छोड़ेंगे, कल होपफुली हम इस चैप्टर को वाइंड अप कर लेंगे, कल ही खत्म हो जाएगा, ज्यादा कुछ बचा नहीं है इसमें।